हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कंपनी लॉ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। दोस्तों, टाइम की कमी थी इसलिए मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा नहीं पाया, लेकिन मैं इसके आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं कंपनी लॉ को। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी क्या होती है। तो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है, शॉर्ट नोट में भी आपको दे सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी, की कंपनी क्या होती है और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये आपको आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। मैं सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन और आंसर समझाता हूँ कि आपको पेपर में क्या क्या लिख कर आना है। तो देखिए, जैसे कि पूछ लेगा कंपनी क्या होती है, तो आपको बस ये लिखना है कि ये लीगल आइडेंटिटी होती है, इंडिविजुअल या शेयर होल्डर के द्वारा बनाई जाती है और इसमें कई सारी बिजनेस एक्टिविटीज की जाती हैं ताकि जो इंडिविजुअल या शेयर होल्डर है उनको प्रॉफिट हो सके। फिर आपको कंपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता देने हैं। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, इन विच केस इट इज लिफ्टेड। तो देखिए, जो वेल है इसका मतलब होता है घूंघट। तो इसमें आपको बताना है कि जो कॉर्पोरेट घूंघट होता है ये इसका मतलब क्या होता है और ये कब उठाया जाता है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए, जो कॉर्पोरेट वेल होता है एक टाइप का लीगल कॉन्सेप्ट होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने सुना होगा ना कि ये कंपनी गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर है। तो रजिस्टर का मतलब क्या है, उसके पास एक लीगल आइडेंटिटी है। तो कॉर्पोरेट वेल का भी यही काम होता है कि जो कंपनी है उसको एक लीगल आइडेंटिटी देना। इससे पता चलता है कि हाँ, ये गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड है और ये सही कंपनी है, कोई धोखाधड़ी नहीं करेगी। और देखिए, ये जो घूंघट है ये कब उठाया जाता है, जब पता चलता है कि ये जो कंपनी है धोखाधड़ी वाली है ना, ये लोगों को लूटने के लिए बनाई गई है कंपनी, तब इस जो कॉर्पोरेट वेल से इसको घूंघट को उठाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन सीएलबी एंड एनसीएलटी। तो सीएलबी की फुल फॉर्म है कंपनी लॉ बोर्ड और एनसीएलटी की फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस आ सकता है, तो उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि जो कंपनी लॉ बोर्ड है ये क्या होता है और जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है ये क्या होता है और ये कब बनाए गए थे और ये कौन कौन से एक्ट के द्वारा पारित किए गए थे। जैसे कि जो सीएलबी है ये 1956 कंपनी एक्ट के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था और एनसीएलटी जो है 2013 में कंपनी एक्ट के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है कि डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या अंतर होता है। तो ये तो आप सभी जानते हैं, जो प्राइवेट होती है किसी एक व्यक्ति के द्वारा ओन की जाती है और जो पब्लिक कंपनी होती है ये सरकार के द्वारा ओन की जाती है। इसमें किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता। और आप इसमें कई सारे फायदे लिख सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी में जो जॉब है वो सिक्योर नहीं होती है, लेकिन पब्लिक वाले में जो जॉब है वो सिक्योर रहती है ना। तो ये सब आप डिफरेंस इसके बीच में लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, आपको फिर से बताना है कि डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट कंपनी और फॉरेन कंपनी। अब जो गवर्नमेंट है यानी जो हमारी जो सरकार है इंडियन, उनकी जो कंपनी होती है और जो फॉरेन कंपनी होती है उसमें क्या अंतर होता है। तो ये भी आप आसानी से बता सकते हैं और मैंने आंसर दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी एक्ट 2013। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो इंडिया कंपनी एक्ट 2013 है उसके अनुसार जो कंपनी है उसका पूरा आपको प्रोसेस बताना है कि इनकॉर्पोरेशन का पूरा प्रोसेस क्या होता है। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है एक कंपनी का अस्तित्व में आना, है ना। आप एक कंपनी देखते हैं ना, जैसे कि कोई भी कंपनी हो गई, अब वो कंपनी कब कहलाएगी, जब आपको शुरू से उसका मतलब पूरा आप उसका जैसे नाम सोचेंगे पहले, है ना, फिर उसके जो भी डॉक्यूमेंट है वो तैयार करेंगे, तो पूरा प्रोसेस आपको समझाना पड़ेगा। नाम चुनेंगे ना, पूरा वो कागज वगैरह जितनी प्रक्रिया होती है वो सब करेंगे और फिर जो पेटेंट वगैरह करवाते हैं वो भी करवाएंगे ताकि जो आपका जो कंपनी का नाम है कोई और ना ले सके, है ना। पंजीकरण करवाएंगे फिर, और सब चीज उसकी ना तय करेंगी, कंपनी में क्या चीजें होंगी क्या चीजें नहीं होंगी, वो सब सरकार को भी आपको बताना पड़ता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, आपको अच्छे से आप इसको समझा सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है कि जो मेमोरेंडम होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसको आपको डिफाइन करना है, आपको बताना है वो क्या होता है और उसके क्या क्या क्लॉजेस होते हैं उसको आपको डिफाइन करना है। तो देखिए, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये भी एक टाइप का लीगल डॉक्यूमेंट होता है। इसमें आप ऐसे समझ लीजिए, ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी की हर बात लिखी होती है कि कंपनी का नाम क्या है ना, कंपनी की कौन सी लोकेशन है, उसमें कितने लोग काम करते हैं और जो लोग काम करते हैं उनके क्या क्या अधिकार है। तो मतलब कंपनी की जितनी भी सारी चीजें होती है इसमें लिखी रहती हैं। तो आप इसको एक समझ सकते हैं, एक ऐसी किताब है जिसमें हर चीज लिखी रहती है कंपनी के बारे में। तो ये एक टाइप का पूरा डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट। अब आपको अगले क्वेश्चन में समझाना है, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। तो देखिए, जो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स एक टाइप का कानूनी सिद्धांत होता है। तो जितनी भी कंपनियां ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, सब इसी के मुताबिक चलती हैं, इसी के सिद्धांत का पालन करती हैं। और देखिए, इस डॉक्ट्रिन में जो मेमोरेंडम है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो भी इसके अंदर आ जाते हैं और उसमें सारी चीजें लिखी रहती हैं कि कंपनी क्या करेगी और कंपनी क्या नहीं करेगी। अगर देखिए, कंपनी अगर मेमोरेंडम में लिख देती है कि हम ये काम करेंगे और उसके बजाय वो दूसरा काम करती है तो फिर उस पर कोई लीगल कार्रवाई भी हो सकती है। तो सिर्फ कंपनी उसी सिद्धांत का पालन करेगी जो मेमोरेंडम में और डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स में लिखी हुई है।
अब आपका अगला क्वेश्चन है, उसमें आपको बताना है कि जो रिडक्शन ऑफ कैपिटल है और डिमिनिशन ऑफ कैपिटल है, इसके बीच में क्या अंतर होता है। अब देखिए, कंपनी जब भी कोई अपनी एक्टिविटी करती है ना, किसी चीज़ में इन्वेस्ट करती है, किसी चीज़ को रीपरचेज करती है या किसी का कैंसिलेशन करती है और जितनी भी एक्टिविटीज़ करती है, तो जो भी वो एक्टिविटीज़ करती है तो सारा असर किस पे पड़ता है, उसके शेयर्स पर। अगर वो अच्छे काम करेगी कंपनी, तो उसके जो शेयर की वैल्यू वो भी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर कुछ ऐसे गलत एक्शन करती है तो उसके जो शेयर की प्राइस है वो भी घट सकती है। तो ऐसे में अगर जब शेयर की प्राइस घट जाती है, मान लीजिए अभी 100 रुपये है और एक साल बाद कितनी होगी, 50 रुपये, तो इसे हम बोलेंगे रिडक्शन ऑफ कैपिटल। वहीं अगर हम बात करें डिमिनिशन की, तो ऐसे में जब कंपनी को लॉस हो जाता है या फिर जो भी एसेट्स हैं वो खराब हो जाते हैं, यानी बेकार हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो ऐसे में जो उसकी कैपिटल है वो डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। इसे कहते हैं डिमिनिशन ऑफ कैपिटल, जब कंपनी का लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है। मान लीजिए उसकी कंपनी में आग लग गई, तो हम बोलेंगे कि उसकी कैपिटल का डिमिनिशन हो गया। अब आपका अगला टॉपिक है द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कमेंट। तो देखिए, इसमें आपको ये बताना है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, क्या उसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की जगह यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो उस पर आपको कमेंट करना है। तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है ये क्या होता है। तो देखिए, इसे हिंदी में बोलते हैं रचनात्मक सूचना के सिद्धांत। तो देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, इसमें ये अलाउ करता है कि कोई भी बाहर का जो व्यक्ति है ना, आउटसाइडर जो पर्सन है, वो कंपनी के हर चीज के बारे में, जितने भी दस्तावेज है उसके बारे में जान सकता है। मान लीजिए आपको किसी कंपनी के बारे में जानना है, तो आप सीधा जाएंगे और उस कंपनी के बारे में जो भी दस्तावेज है कि उसकी प्रोडक्शन कितनी है, कंपनी की कितनी ग्रोथ है, कंपनी कितना कमा रही है, ये सब उसके दस्तावेज आप देख सकते हैं। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, इसमें ये सिद्धांत आता है। वहीं अगर हम डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो तीसरा बंदा है वो इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। जो कंपनी है जो दूसरी कंपनी के साथ डीलिंग कर रही है या कुछ भी परचेजिंग कर रही है, तो जो दूसरी कंपनी है वही सिर्फ पहली कंपनी के बारे में जितनी भी दस्तावेज है वो जान सकती है। इंडोर मैनेजमेंट में ये होता है, तो जो भी तीसरा बंदा है उसको कोई भी अलाउंस नहीं मिलती है कि वो कंपनी के मैटर में हस्तक्षेप कर सके और दस्तावेज को मांग सके। तो इसमें आपको देखिए कमेंट करके ये बताना है कि ये जो इंडोर मैनेजमेंट है ना, ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस से बढ़िया है, क्योंकि इसमें तीसरा जो बंदा है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अब आपका अगला टॉपिक है डिफाइन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, हाउ कैन इट बी अल्टर्ड। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन में आपसे दो चीजें पूछ रहा है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है और इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे इसमें बदलाव ला सकते हैं। अब देखिए, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है एक टाइप का ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के बारे में, रूल और रेगुलेशन के बारे में बताता है। ये बताता है कि कंपनी क्या काम करती है, कैसे काम करती है, कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको क्या क्या राइट्स मिले हुए हैं। तो इसमें सारी चीजें, प्रॉफिट वगैरह, लॉस वगैरह, हर चीजें इसमें बताई जाती हैं। और इसको अगर बदलना है ना, इसमें अगर कोई भी ऐसा रूल और रेगुलेशन है जो एम्प्लॉयज के हित में नहीं है, तो अगर इसको चेंज करना है तो चेंज करने के लिए वोटिंग कराई जाती है। अगर वोट मेजोरिटी में होते हैं तो फिर इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोस्पेक्टस, एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो देखिए, जो प्रोस्पेक्टस है ये भी एक टाइप का फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है। तो मैंने अभी आप तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स पढ़ाए हैं ना, इन सबका अलग अलग काम होता है, हर डॉक्यूमेंट में अलग अलग चीजें लिखी जाती हैं। तो देखिए, जो प्रोस्पेक्टस है ये भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है। इसमें कंपनी के बारे में और इसमें जो वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में लिखा जाता है, और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के बारे में भी बताया जाता है। मतलब कंपनी में कौन कौन निवेश कर रहा है उसके बारे में जानकारी होती है, और कंपनी ने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है उसके बारे में इस डॉक्यूमेंट में जानकारी होती है। तो इस डॉक्यूमेंट को हम प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। और देखिए, आपको बताना है कि जब प्रोस्पेक्टस को इशू किया जाता है तो इसमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने सारी चीज़ यहाँ पे लिखी है, एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि जुरिडिक्शन, मतलब क्या क्या नियम और कानून है, रूल और रेगुलेशन है ना, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, बिजनेस मॉडल के बारे में, कितना रिस्क है, और कई कई सारे एलिमेंट, जो भी स्पेसिफिक एलिमेंट्स है वो सारे इसमें ऐड किए जाते हैं। तो ठीक है, आप ये अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगला आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटीज फॉर मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी। तो देखिए, इसमें आपको बताना है कि जब भी कंपनी अपना जो जो लीगल डॉक्यूमेंट है, प्रोस्पेक्टस जब बनाती है, उसमें कई सारी ऐसे मिस स्टेटमेंट लिख देती है। मान लीजिए हमारी कंपनी में रिस्क कम है ना, हमने ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, हमारा प्रॉफिट इतना है, गलत गलत चीज़ें लिख देती है। तो ऐसे में जो ऐसे सिविल जो होते हैं ना, उनकी लाइबिलिटीज़ ये होती है कि वो कंपनी के खिलाफ केस कर सकते हैं। अगर जो इन्वेस्टर्स होते हैं कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी डूब जाती है, तो ऐसे में जो वो है इन्वेस्टर है, वो कंपनी के खिलाफ कंप्लेन कर सकता है ना, और फिर मुआवजा भी कंपनी से ले सकता है। और जो कंपनी है जिसने धोखाधड़ी करी है उस पर बहुत ही मोटा फाइन भी लग सकता है। वहीं अगर हम क्रिमिनल लाइबिलिटीज की बात करें, तो ऐसे में उस पर कई सारी धाराएं लग सकती हैं। जैसे कि सबसे फेमस कौन सी है, 420, मतलब धोखाधड़ी के मामले में उस पर धाराएं लग सकती हैं, और फिर उनको, जो कंपनी का जो भी मालिक होगा जिसने धोखाधड़ी करी है, जिसने भी प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट करी है, तो उसको जेल भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स।
तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्वेट इक्विटी शेयर है ये क्या होते हैं। तो देखिए ये ऐसे टाइप के शेयर होते हैं जो एम्प्लॉय को और डायरेक्टर को दिए जाते हैं एज अ कंपनसेशन। मतलब जो डायरेक्टर है उसने कंपनी की जितनी भी ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन करा है और जितने भी एम्प्लॉयज ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उनके जो एक्स्ट्रा उन्होंने जो वर्क करा है उसके कंपनसेशन के रूप में जो भी कंपनी का मालिक है उनको अपनी कंपनी के इक्विटी दे देता है, शेयर्स दे देता है ना, सस्ते दामों पर, क्योंकि बाद में तो उन शेयर्स की क्या वैल्यू बढ़ जाती है, तो ऐसे में जो एम्प्लॉय है उनको भी फायदा हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो कंपनी का मालिक है जो ऐसे शेयर्स होते हैं ये किस कंडीशन में इशू करेगा अपने एम्प्लॉयज या जो भी उनके डायरेक्टर या मैनेजर है उनको कब अपने जो कंपनी के शेयर है वो देगा। तो आपको ऐसी कंडीशंस बतानी है। अब आपका अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ESOP। तो देखिए एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या होता है, एक टाइप का ऐसा एग्रीमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि जो कंपनी और एम्प्लॉय इनके बीच में एग्रीमेंट होता है। इस एग्रीमेंट में ये होता है कि जो एम्प्लॉय अगर वो कोई भी अच्छा वर्क करता है या अपनी जब भी वो सैलरी लेना चाहता है तो सैलरी के रूप में कंपनी के शेयर्स भी खरीद सकता है, वो भी थोड़े से सस्ते दामों पर। तो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है, इस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। और इस एग्रीमेंट में हर चीजें लिखी रहती है कि आप किस लिमिट तक शेयर्स खरीद सकते हैं और कितने टाइम पीरियड तक ये जो शेयर आप अपने पास रख सकते हैं, वो सारी कंडीशंस इसमें लिखी होती हैं। अगला आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट शेयर एंड बोनस शेयर। अब आपको बताना है कि अंतर क्या है एक राइट शेयर में और बोनस शेयर में। तो देखिए जो राइट शेयर है वो ऐसे शेयर होते हैं जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को देती है लेकिन फ्री में नहीं देती है। जो एम्प्लॉयज होता है उसके अपनी सैलरी के बदले ले रहा है, तो एक तरीके से हम देखा जाए तो कंपनी के शेयर वो पैसे देके खरीद रहा होता है ना। लेकिन बोनस शेयर में क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है उसको कोई भी पैसे नहीं देने पड़ते और सैलरी भी उसको मिलेगी, साथ में वो उसको कंपनी के शेयर भी मिल जाते हैं एज अ बोनस के रूप में। तो यही दोनों के बीच में मेन डिफरेंस होता है। राइट वाले में आपको खरीदना पड़ेगा, जो भी एम्प्लॉय वो अपने पैसे देकर जो शेयर है उसको खरीदेगा, और बोनस में उसको फ्री में शेयर मिलेंगे, उसको कोई भी पैसे वगैरह नहीं देने पड़ेंगे। तो ये दोनों में अंतर है। आपका अगला क्वेश्चन है स्टेट द क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर फॉर अपॉइंटमेंट। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जब भी हम किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, किसी भी कंपनी का जब भी कोई डायरेक्टर बनता है, तो उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या क्या डिसक्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो देखिए सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, जैसे कि उसमें स्किल होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, और उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो अच्छे से डायरेक्टिंग कर पाए। और डिस्क्वालिफिकेशन भी लिखी हुई है उसमें क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब आपका अगला क्वेश्चन है स्टेट द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज रिगार्डिंग होल्डिंग ऑफ एन एनुअल जनरल मीटिंग, AGM, जिसको शॉर्ट में AGM बोलते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग। तो देखिए ये ऐसी मीटिंग होती है जो कम एक साल में एक ही बार होती है, हर साल में एक बार होती है ना। तो इसमें क्या होती है सारी कंपनी आपस में एक बार मीटिंग करती है और डिसाइड करती है, हर चीज पे डिस्कस किया जाता है इसमें कि ग्रोथ कितनी हुई है, हमने कितना प्रोडक्शन किया है, मतलब जितने भी कंपनी से रिलेटेड मुद्दे होते हैं उन पे ये मीटिंग करती है और साल में ये एक बार होती है। तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ये जो मीटिंग होती है इसको आयोजित करने के लिए कौन कौन से प्रोविजन या प्रावधान होते हैं। तो देखिए जैसे कि साल में एक बार ही मीटिंग होगी, सर्टेन टाइम फ्रेम में, यानी एक समय निश्चित कर दिया जाएगा कि इस समय पर यह मीटिंग होने वाली है। और इस मीटिंग में कौन कौन से मुद्दों पे बात की जाएगी, तो जो इंपॉर्टेंट मैटर्स या पॉइंट होते हैं उनको पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है और लोगों को बता भी दिया जाता है ताकि वो उस टॉपिक पे प्रिपेयर करके ला सकें। आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द quorum, व्हाट हैपन्स इफ देयर इज नो quorum एट अ मीटिंग। तो देखिए जो कोरम है इसका मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड, यानी कम से कम इतने मेंबर तो होने चाहिए मीटिंग में जो एक अच्छा सा डिसीजन ले सके। जैसे कि कम से कम हम क्लास में बोलते हैं ना कि 10 बच्चे तो होने चाहिए ताकि पढ़ाई अच्छी की जा सके, वैसे ही जब भी कोई मीटिंग कंपनी लेती है तो कम से कम उसमें इतने मेंबर्स तो होने चाहिए कि एक अच्छा डिसीजन कंपनी के लिए लिया जा सके। तो जो मिनिमम नंबर होता है ना उसी को हम कोरम बोलते हैं। फिर आपको बताना है अगर ये कोरम प्रॉपर नहीं है, अच्छा मतलब जो मिनिमम जो नंबर ऑफ मेंबर है वो नहीं है, मतलब बहुत ही कम है, एक या दो मेंबर है, तो इसकी वजह से कंपनी को क्या क्या नुकसान हो सकता है, तो वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। अगला आपका क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डिविडेंड एंड इंट्रीम डिविडेंड, स्टेट प्रोविजंस ऑफ अ डिविडेंड एंड इंट्रीम डिविडेंड। तो देखिए सबसे पहले तो आपको डिविडेंड और इंट्रीम डिविडेंड दोनों को अच्छे से बता देना, एक्सप्लेन कर देना है, और फिर क्या क्या प्रोविजंस है वो भी आपको एक्सप्लेन कर देना है। तो डिविडेंड क्या होता है, एक टाइप का कंपनी के प्रॉफिट का पोर्शन होता है ना, जिसमें क्या होता है मान लीजिए जो कंपनी है उसको प्रॉफिट हुआ है तो वो प्रॉफिट को थोड़ा थोड़ा करके अपने जो भी एम्प्लॉयज है जिन्होंने भी अपना डिस्ट्रीब्यूशन दिया है ना कंपनी की प्रोग्रेस में और उसके प्रॉफिट में, तो कंपनी क्या करती है अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने एम्प्लॉयज को दे देती है एज अ डिविडेंड। तो इसको आप एक टाइप से बोनस भी समझ सकते हैं, जैसे कि बोनस मिलता है ना फ्री में, मतलब कोई भी पैसे नहीं देने पड़ते, तो डिविडेंड भी ऐसी होता है, ये फ्री में दिया जाता है। फ्री में भी नहीं दिया जाता, बल्कि जो कम मेहनत करता है, जो एम्प्लॉय मेहनत करता है अपना पोटेंशियल दिखाता है, सिर्फ उसी को डिविडेंड मिलता है।
वहीं अगर हम बात करें इंटरिम डिविडेंड की, तो देखिए ये ऐसा डिविडेंड होता है जो एनुअली नहीं मिलता, मतलब कंपनी को जब प्रॉफिट होगा जब भी ये अपने एम्प्लॉयज को डिविडेंड दे देती है। तो देखिए अंतर समझे, जो डिविडेंड होता है ये कब दिया जाता है, एनुअली दिया जाता है, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है ना। कंपनी देखती है कि हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, फिर पूरा वो अपनी स्टेटमेंट वगैरह जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो जारी करती है कि इतना इतना मिलेगा लोगों को, फिर जब जाके डिविडेंड मिलता है लोगों को। लेकिन इंटरिम डिविडेंड में ऐसा कुछ नहीं होता, जब प्रॉफिट होता है जब भी डिविडेंड मिल जाता है, जैसे कि आज प्रॉफिट हुआ और कल ही लोगों को जो एम्प्लॉयज है उनको डिविडेंड दे दिया गया, है ना। तो ये जो डिविडेंड है वो एनुअली यानी साल में आखिरी साल के जब खत्म हो जाता है ना, आखिरी में दिया जाता है। और जो इंटरिम डिविडेंड है इस साल के खत्म होने से पहले दिया जाता है, जब भी प्रॉफिट होता है वो जब भी दे दिया जाता है। फिर आपको प्रोविजंस बता देने हैं क्या क्या प्रावधान होते हैं डिविडेंड देने के, तो आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि पहले वो मीटिंग की जाती है ना, कि कितना प्रॉफिट हुआ है, पहले चार्ट वगैरह देखा जाता है, प्रॉफिट देखा जाता है। फिर लोगों को एम्प्लॉयज को चुना जाता है कि किसने मेहनत करी है ना, कौन डिविडेंड का हकदार है। मीटिंग की जाती है, सिलेक्ट किए जाते हैं एम्प्लॉयज। उसके बाद रूल और रेगुलेशन के हिसाब से फिर वो डिसाइड किया जाता है कि किसको कितना मिलेगा, है ना। तो बहुत सारे प्रावधान होते हैं, कैश फ्लो देखा जाता है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट नीड्स देखी जाती हैं, लीगल रिस्ट्रिक्शन देखी जाती हैं। तो इन सब प्रावधानों के बाद जब जाके जो एम्प्लॉयज है उसको डिविडेंड दिया जाता है। और देखिए दोनों का जो प्रोविजन है वो लगभग लगभग सेम होता है, बस अंतर क्या होता है, जो डिविडेंड है वो साल के एंड में दिया जाता है और जो इंटरिम डिविडेंड है वो साल खत्म होने से पहले दे दिया जाता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय वेडिंग अप, और डिस्टिंग्विश बिटवीन वेडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। तो देखिए वेडिंग अप का मतलब होता है समापन और डिसोल्यूशन का मतलब होता है विघटन। तो आपको अंतर बताना है कि समापन और विघटन में क्या अंतर होता है। तो देखिए जो वेडिंग अप है यानी जो समापन है, एक टाइप का ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कंपनी या जो भी बिजनेस है ना उसको क्लोज किया जाता है। तो इसका पूरा प्रोसेस होता है, सबसे पहले इसमें जो भी एम्प्लॉयज की जो सैलरी वगैरह रह गई है उसको सबको दिया जाता है ना। जितने भी अगर डेट यानी जो कर्जा वगैरह है उसको चुकाया जाता है, और जितनी भी जो स्टेक होल्डर्स है उनको फंड किया जाता है ना, शेयर्स वगैरह वापस ले लिए जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है, जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है ना तो इसी पूरे प्रोसेस को हम वेडिंग अप बोलते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें डिसोल्यूशन की, तो ये जब होता है जब वाइंडिंग अप पूरा हो जाता है, मतलब लोगों को पैसे मिल जाते हैं, एम्प्लॉयज को पैसे मिल गए और जो भी स्टेक होल्डर है उनको सारे पैसे मिल गए। तो जब सबको पैसे मिल जाते हैं, कर्जा वगैरह जब लोन वगैरह जब पूरा चुकता हो जाता है ना, तो फाइनली जो कंपनी का जो नाम है ना वो गवर्नमेंट से हटा दिया जाता है, जो गवर्नमेंट की में जो रजिस्ट्री होती है ना वहां से हटा दिया जाता है। तो ये हटाने के प्रोसेस को डिसोल्यूशन बोलते हैं, मतलब अब जो पूरी कंपनी है ना पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, अब उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो यही दोनों में अंतर है। वाइडिंग अप एक प्रोसेस है जिसमें जो कंपनी है उसको समापन की ओर ले जाया जाता है, और डिसोल्यूशन का मतलब जब गवर्नमेंट की रजिस्ट्री से नाम हटा दिया जाता है कंपनी का। तो ये दोनों में अंतर होता है। तो जो डिसोल्यूशन है ना ये वेडिंग अप का ही एक पार्ट है, मतलब एक फाइनल स्टेप होता है, फाइनल स्टेज होती है। जब ये डिसोल्यूशन हो जाता है तो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और देखिए आपको बहुत सारे शॉर्ट नोट लिखने को भी आ सकते हैं, है ना, कोई भी 5 दे देंगे, 4 दे देंगे, तो शॉर्ट नोट तो आपको लिखने को आएंगे ही। तो पहला आपका शॉर्ट नोट है प्रिपरेशन ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, तो इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो देखिए जो ऑडिटर रिपोर्ट होती है, ये जो ऑडिटर होता है उसके द्वारा लिखी जाती है। जो ऑडिटर होता है ये इंडिपेंडेंट होता है, पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है। ये जो देखता है ये सिर्फ वही लिखता है ना। तो कंपनी की जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है सारी इस रिपोर्ट में लिखी होती है, कि कंपनी की ग्रोथ कितनी हो रही है, कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, तो हर चीजें इसमें लिखी रहती हैं। और जितनी भी कंप्लेंट्स होती हैं वो सब भी इसमें लिखी रहती है, कि कंपनी की क्या क्या शिकायतें हैं वो सब भी इसमें लिखी रहती हैं, और क्या क्या कंपनी में दिक्कतें हैं, जो मिस स्टेटमेंट्स है उन पर भी ये ध्यान देती है। और जितने भी इश्यूज ऐसे डिस्कवर किए जाते हैं जो कंपनी जो डिस्क्लोज नहीं करती है ना उसको भी जो ऑडिटर है डिस्क्लोज कर देता है। अगला टॉपिक है आपका पावर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल। दोस्तों ये जो लाइन लिखी है ना ये आप काट दीजिएगा, ये लाइन आप लिख कर आएंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर ना दूसरे वाले ट्रिब्यूनल की बात हो रही है, यहाँ पर गलती से मिसप्रिंट हो गया है। तो देखिए जो पावर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल है ना एक टाइप की ऐसी अथॉरिटी होती है जिसमें क्या होता है कि अगर कंपनी से जुड़े जितने भी मुद्दे होते हैं ना वो यहाँ पर सॉल्व किए जाते हैं। इसमें जजमेंट दी जाती है कंपनी से रिगार्डिंग, अगर कंपनी कोई भी गलत काम करती है ना, कोई भी अगर मिस स्टेटमेंट करती है या कोई भी गलत काम करती है जिससे दूसरे एम्प्लॉयज पर प्रभाव पड़ता है या किसी पे भी दूसरे लोगों पर प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे में ये पावर होती है, अथॉरिटी होती है जो अपनी जजमेंट देती है कंपनी के लिए। तो देखिए जो जजमेंट देती है ना कंपनी लॉ के हिसाब से देती है। जो भी कंपनी है अगर वो कंपनी लॉ को नहीं मानती है, कंपनी लॉ का वायलेशन करती है, तो लॉ के हिसाब से जो ये ट्रिब्यूनल है कंपनी को सजा भी दे सकती है, उनमें फाइन भी लगा सकती है। अगला टॉपिक है आपका ई वोटिंग। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब मोबाइल से ही बैठे बैठे डिजिटली ऑनलाइन मोड पर वोटिंग कर देना। अगला टॉपिक है आपका निधि कंपनी। तो देखिए जो निधि कंपनी है ना ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। बाय द निधि रूल्स 2014 के तहत इसको रेगुलेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर।
तो देखिए जो निधि कंपनी होती है ना, एक टाइप की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है। मतलब ये बैंकिंग का काम नहीं करती है, लोगों को लोन वगैरह नहीं देती हैं। ये बस लोगों के जो पैसे है, जो इन्वेस्टर होते हैं, उनके पैसे को कलेक्ट करती है और सेव करके रखती है। एक टाइप से ये लोगों को इंटरेस्ट देती है पैसे सेव कर, है ना। और ये लैंडिंग एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करती है। और ये जो इसके मेंबर्स होते हैं ना और इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। और ये स्मॉल स्केल पर यूज होती है। मतलब जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं वो निधि कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, बदले में उनको इंटरेस्ट वगैरह मिलता है। और इस कंपनी में मोस्टली जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, वो इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको बदले में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिल जाता है। और जो ये निधि कंपनी होती है, जो लोगों से, ये जो इन्वेस्टर से पैसे लेती है, उसको आगे लोन पर दे देती है, फिर उससे भी इंटरेस्ट कमाती है। तो देखिए इसके जो काम होते हैं वो बैंक वाले ही होते हैं। बैंक भी सेम यही करता है, लेकिन ये नॉन बैंकिंग इसलिए क्योंकि ये आपको कोई भी अकाउंट वगैरह नहीं देती है, पासबुक वगैरह, चेक वगैरह या एटीएम कार्ड वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं देती है। इसमें सिर्फ आपको पैसे वगैरह जमा करने होते हैं, बदले में आपको रसीट वगैरह कुछ भी होती है वो दे देते होंगे, बिल वगैरह। बल लेकिन आपको ये कार्ड वगैरह, पासबुक वगैरह ये सब कुछ नहीं देते, इसलिए नॉन बैंकिंग है। अगला आपका टॉपिक है इलीगल एसोसिएशन। तो देखिए इलीगल एसोसिएशन ऐसी टाइप की एसोसिएशन या ग्रुप होता है जो ऐसे एक्टिविटीज करते हैं जो अनलॉफुल होता है, मतलब कानून के हिसाब से नहीं होता, रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, सारे काम जो है वो रूल के खिलाफ करते हैं। और ये जो अथॉरिटी होती है ये रजिस्टर भी नहीं होती है, ये मतलब प्रॉपर ऑथराइज नहीं होती। जो जितनी भी छोटी छोटी कंपनीज होती है ना, छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, वो सब इस कैटेगरीज में आते हैं, क्योंकि वो कोई भी कंपनी लॉस को फॉलो नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि उसमें संख्या इतनी कम होती है, वो फॉलो करके भी क्या कर लेंगे, है ना। तो ये ऑथराइज्ड भी नहीं होते, कंपनी से अपना रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाते, क्योंकि कंपनी जो गवर्नमेंट है वो उन्हीं का रजिस्ट्रेशन करती है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जो मतलब जो वेल सेटल्ड होती हैं। लेकिन ये जो छोटी मोटी कंपनी होती हैं वेल सेटल्ड नहीं होती हैं, इनका मन करे आज करेंगे और कल घर चले जाएंगे। तो ये छोटी छोटी कंपनियां होती है जो इलीगल एसोसिएशन होती है। और लास्ट टॉपिक है आपका कंपनी लॉ। तो देखिए आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं तो कंपनी लॉ के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप ये लिख कर आ जाएंगे कि कंपनी लॉ क्या है, रूल और रेगुलेशन का पूरा एक फॉर्मेशन है ना। उसमें कई सारे ऑपरेशंस के वगैरह, डाइल्यूशन वगैरह और कई सारे प्रोसेसेस के बारे में लिखा रहता है, सारे लॉज के, कंपनी से रिलेटेड जितनी भी लॉज है उनके बारे में लिखा रहता है। और कई सारी धाराएं वगैरह होती हैं कि अगर कंपनी इस सजा ये वो फॉलो नहीं करती रूल तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, तो वो सब चीजें इसमें लिखी रहती हैं। तो ऐसे करके आप इसको समझा देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे, है ना। सारे क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से समझा दिए, कैसे कैसे आपको क्वेश्चन आने वाले हैं, और इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। शॉर्ट नोट भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो यहीं पर हमारा ये जो लेसन है या ये वीडियो है खत्म होता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका पेपर अब आने ही वाले हैं, तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।